हाँ, जुड़ गए हैं गौतम दुग्गड़, हेड ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। तो आप तो काफ़ी एफआईएस से भी बात करते होंगे, झटका लगा उनको और क्या व्यू बन रहा है? कल इतनी बड़ी सेलिंग आई 12,000 करोड़ की, क्या आप कुछ टाइम के लिए सेलिंग रहेगी? सी अनुज, शॉर्ट टर्म में जब तक एक क्लैरिटी नहीं आती है कि गवर्नमेंट का शेप एंड फॉर्म क्या है, कैबिनेट एलोकेशन क्या है, की पोर्टफोलियोज किसको जा रहे हैं, अलायंस पार्टनर्स को कितने सीट मिल रहे हैं, ये जब तक पूरा क्लैरिटी आएगा मुझे लगता है इसको करीबन हफ्ता 10 दिन लगेंगे। तब तक मार्केट में थोड़ा सा ये वोलेटिलिटी रहेगा। और कोई भी बड़ा पैसा कमिट करने से पहले ये क्लैरिटी जरूर चाहेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज ही रहना चाहिए। रोज तो आपको अभी 5-6% करेक्शन नहीं दिखेगा, बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर थोड़ा बहुत और करेक्शन हो जाता है टिल द टाइम डस्ट सेटल्स डाउन ऑन द गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड क्लैरिटी इमर्जेस ऑन की पोर्टफोलियो एलोकेशंस। बिकॉज कई ऑलमोस्ट हम लोग अब 10 साल बाद कोएलिशन एरा में वापस जा रहे हैं, तो डायनामिक्स थोड़े तो जरूर चेंज होते हैं कोएलिशन पॉलिटिक्स में। हाँ, एक बात जरूर है कि हमारी इकोनॉमी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ओवरऑल कैपिटल मार्केट फ्लोज वगैरह बहुत स्ट्रांग है अभी। मतलब हमने लास्ट टाइम भी जब भी बात किया था मैंने आपसे मेंशन किया था कि इंडिया भी एक एक मिनी गोल्डीलॉक्स टाइप सिचुएशन में है कि काफी सारे मैक्रो पैरामीटर्स, फंडामेंटल्स हमारे बहुत अच्छे हैं अभी। तो एक कुशन प्रोवाइड करता है। एंड ऑफ द डे, वंस पॉलिटिक्स इज डन इन 7-8 डेज, 10 डेज, मार्केट फिर से अपने पुराने बिजनेस एज यूजुअल ऑपरेटिंग फंडामेंटल्स पे ट्रेड करना चालू हो जाएगा। तो तब ये चीजें काफी हेल्प करेगी बाजार को। ओके, अच्छा मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, बिल्कुल मैं मान गया बात। अच्छा, एक होता है स्टॉक्स में कुछ प्राइस करेक्शन, एक होता है वैल्यूएशन करेक्शन। अब ये जो डिफेंस, रेलवे, पीएसयू पावर स्टॉक्स, इनमें बेतहाशा जो तेज़ी हुई थी, क्या ये सिर्फ कल के करेक्शन से खत्म हो जाएगी या इनमें वैल्यूएशन करेक्शन भी होगा? आप गौतम जी। अनुज, बहुत क्लियर है कि ये सारे जो स्टॉक्स है पिछले 1-1.5 साल में जो 4-4, 5-5 गुना बढ़े हैं, अभी उसमें थोड़ा करेक्शन हमने कल देखा है। तो इसमें कोई बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर ये और करेक्ट होते हैं तो। बिकॉज थोड़ा सा जो एक वर्डिक्ट आया है वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आया है। तो ये कहना कि सब कुछ बढ़िया है और वैल्यूएशंस और बढ़ते रहेंगे, ये सही नहीं होगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा रीअसेसमेंट उस एरियाज में जरूर होगा कि जिनका पी 3 साल पहले 15 होता था वो आज 40-45 पी पे ट्रेड कर रहे हैं। हो सकता है पी कल के करेक्शन के बाद 40 से 30 हो गया हो या 35 हो गया हो। बट इट्स इंडिविजुअल मैटर ऑफ ओपिनियन कि ये कहाँ सेटल होना चाहिए। बट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो हमने फ्रॉड देखा था काफी सारे इन स्पेसेस में, हालांकि रेलवेज वगैरह पे अभी भी हमारा कवरेज नहीं है, डिफेंस पे अभी भी हमारा कवरेज नहीं है। काफी स्टॉक्स ये 4-4, 5-5 गुना 12 महीने में चल गए थे, जबकि अर्निंग्स 5 गुना नहीं बढ़े थे। सो बहुत सारा री रेटिंग हुआ था। तो थोड़ा मॉडरेशन एक्सपेक्ट करना मुझे लगता है पार फॉर द कोर्स है मार्केट के इसमें ट्रेडिंग में। अच्छा गौतम जी, अभी आपने रेलवे का जिक्र किया, आपने डिफेंस का जिक्र किया, लेकिन एक स्पेस जहां पे आप काफ़ी बुलिश थे और आपकी रिपोर्ट्स पे हमेशा मेरी बातचीत हुई भी आपसे, वो थे पीएसयू बैंक्स। नो डाउट अबाउट दैट कि Q4 में भी अगर नंबर्स देखिए, एनआईएम्स कितने स्ट्रॉन्ग पीएसयू बैंक्स ने पोस्ट किए, कहीं कहीं पर तो फ्लैट एनआईएम्स भी थे Q3 से Q4 में, स्लाइटली इंप्रूवमेंट भी देखा गया था कहीं कहीं पर। आप ये जो कल कल जो कट आया है या फिर जो इवन जो इन्वेस्टर्स पीएसयू बैंक्स होल्ड कर रहे हैं, वो इन शार्प कट्स को कैसे डील करें? आपका व्यू क्या है इस पर? जी, मेरा व्यू ये है कि पीएसयू बैंक्स के लिए बहुत ज्यादा चीजें बदली नहीं है। देखिए, रिजीम वही है, कम सीट्स के साथ आया है। और पीएसयू बैंक्स के वैल्यूएशंस कोई ऐसे बाकी जो पीएसयू स्टॉक्स है उनके जैसे अनाप शनाप नहीं बढ़े थे। अब देखिए, एसबीआई ने 20% आरओई डिलीवर किया है 24 में। बाकी पीएसयू बैंक्स के भी नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं। गवर्नमेंट पावर में वही है। कैपेक्स इंफ्रा स्पेंडिंग मेरे हिसाब से चालू रहेगा। तो क्रेडिट ग्रोथ जो एक हमने 15-16% देखा, अगर वो थोड़ा मॉडरेट भी हो जाता है तो 13-14% क्रेडिट ग्रोथ मेरे ख्याल से करना इज नॉट अ बिग डील। और उसके इन लाइन ही फिर आपको अर्निंग्स ग्रोथ भी 17-18% होना चाहिए, जो कि हमारा फोरकास्ट भी है।
तो अभी कल के करेक्शन के बाद काफी सारे पीएसयू बैंक्स हमें वैल्यूएशन पे फिर से काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इसलिए हमारा स्टांस वहां पे चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि वैल्यूएशन वहां पे बहुत कंफर्टेबल है। और जो साइकिल है पीएसयू बैंक का, मुझे लगता है एसेट क्वालिटी अभी भी अगला 1-2 साल काफी स्ट्रांग रहेगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के सीट्स कम आ गए तो एसेट क्वालिटी चेंज हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये सब वापस ठीक होने को मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम जाएगा। जब तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं होता है, स्वेरिंग इन नहीं होता है, पोर्टफोलियो एलोकेशन नहीं होता है, कोई ऐसे इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा जल्दी नहीं रहेगी कि पैसा कमिट करेंगे। वो इवेल्युएट करेंगे, चाहे नए सिनेरियो में फिर से चीजें देखेंगे। बट वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टेबल है पीएसयू बैंक्स में, और अंडरलाइंग फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है और अंडरलाइंग फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, बट इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। देखना चाहेंगे गौतम जी, जैसे कि कह रहे हैं कि स्वेनिंग और पोर्टफोलियो मंत्रालय कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक चीज़ गौतम जी, कल बाजार ने इन नई पॉलिटिकल इक्वेशंस को सेंस करते साथ जो अपने गियर शिफ्ट किए, उसमें वो था डिफेंसिव्स की तरफ तुरंत भाग गया बाजार। एचयूएल ने मेरे ख्याल से अपने बीते साल 1.5 साल के करियर का सबसे बड़ा स्विंग तो 2 दिनों में दिया, कल और आज में। अब टाइम वाइज इनका ये चलना, डिफेंसिव का चलना, एफएमसीजी का चलना, और स्पेशली जब मैट ये कह रहा है कि इस बार का मानसून अच्छा रहेगा, और स्पेशली द सेकंड पार्ट ऑफ द मानसून, आप एफएमसीजी को कैसे डील कर रहे हैं इस प्राइस पे, और आपके प्रेफर्ड स्टॉक्स क्या हैं इस वक्त? इसमें 3 चीजें हैं। एक तो कल का जो वर्डिक्ट था, उसके बाद कई सारे लोगों ने थोड़ा सा पोर्टफोलियो रीएलोकेशन का कॉल लिया है कि जब तक चीजें क्लियर नहीं होती है, उन्होंने डिफेंसिव एलोकेशंस बढ़ा दिया है। तो उसमें एफएमसीजी नंबर 1 है। नंबर 2, मॉनसून, जो कि आपने अभी कहा, नॉर्मल मॉनसून का फोरकास्ट है जो भी आपको दिख जाएगा अगले 8-10 दिनों में। अगर मॉनसून नॉर्मल होते हैं तो जनरली रूरल फेसिंग सेक्टर्स के लिए काफी पॉजिटिव होता है, चाहे वो एफएमसीजी हो या ऑटो हो। तीसरी बात है कि मैनेजमेंट्स ने अपने कमेंट्रीज में फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स में, कई सारे एफएमसीजी मैनेजमेंट्स ने कहा था कि उनको थोड़ा सा डिमांड में रिकवरी दिख रहा है अभी 2-2.5 साल के वीकनेस के बाद। ये रहा तीसरा पॉइंट। और चौथा और आखिरी पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट का जो अभी तक का पॉलिसी था पहले 2 डिस्पेंसेशन में, वो कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट फोकस्ड और कैपेक्स फोकस्ड था। चेंज रियलिटी में मुझे लगता है थोड़ा बहुत ट्विक विक करेंगे, और मुझे लगता है कंजम्पशंस के लिए, बॉटम ऑफ द पिरामिड पॉपुलेशन के लिए कुछ सहूलियतें मुझे लगता है ये बजट में आपको देखने मिलेगी, क्योंकि 4 महीने बाद फिर से 3 बड़े इलेक्शंस हैं, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट चाहेगी कि थोड़ा सेंटिमेंट रिवाइव हो, थोड़ा बहुत जो वोट शेयर उनका अलग अलग स्टेट्स में गया है, जैसे यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, ये 5 स्टेट में मिलके उनके लगभग लगभग 60 सीट्स कम हुई है। यही 5 स्टेट है जहां पे उनको पूरा खामियाजा भुगतना पड़ा है, 303 से 240 आई है। तो वहां पे वो चाहेंगे कि रूरल का जो एक सेगमेंट है, वहां पे एक सेंटिमेंट रिवाइवल करने का कोशिश करेंगे। ये सब 4-5 पॉइंट्स अगर आप जोड़ते हैं तो एफएमसीजी में जो तेजी आपको दिख रही है कल से, बहुत ज्यादा वो सरप्राइजिंग नहीं है। हो सकता है कुछ टाइम तक वो कंटिन्यू भी रहे, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव्स माना जाता है एफएमसीजी को। जहां तक हमारा सवाल है, इसमें हमको आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर और डाबर, सॉरी, आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर, डाबर और गोदरेज, ये 4 शेयर हमें पसंद है। ओके, गौतम जी, ये एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इन इलेक्शंस का क्या किसी भी तरीके से निफ्टी अर्निंग्स पर कोई इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो निफ्टी लेवल पर बियॉन्ड अ पॉइंट इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली तो मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में निफ्टी जा रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने अनुज, वेरी वेरी प्रूडेंट पॉइंट। तो लास्ट ईयर हमने अनुज 25% अर्निंग्स ग्रोथ किया है FY24 में, राइट? और हमारा ईपीएस 1005 था। FY25 के लिए हमारा ईपीएस ग्रोथ का अनुमान है 14%, जो कि 1142 रुपया होता है। अब ये जो 14% अर्निंग्स ग्रोथ फोरकास्ट है, उसमें से इंक्रीमेंटल अर्निंग्स का 80% केवल 3 सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो है फाइनेंशियल्स, मेटल्स और आईटी। आईटी में थोड़ा सा 3 साल के लो बेस पे हमने 10 से 12% का ग्रोथ पकड़ा हुआ है। फाइनेंशियल्स में 18% है, और मेटल्स में अगेन ऑन लो बेस ऑफ लास्ट 2 ईयर्स 25-30% अर्निंग्स ग्रोथ का अनुमान है, बिकॉज ग्लोबली ऑल्सो कमोडिटी प्राइसेस थोड़े से रिवाइव हुए थे। अब इसमें से मेटल्स का जो अर्निंग्स होता है वो ग्लोबल कमोडिटी पे डिपेंड होता है, तो उस पर गवर्नमेंट चेंज का मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। दूसरा आईटी है,
जो completely US and Europe dependent है, because 70-75% of the business is from US and Europe. Again, वहाँ पे भी इंडिया के गवर्नमेंट के सीट्स कम होने का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है. तीसरा है फाइनेंशियल्स. अभी फाइनेंशियल्स का जो पॉइंट मैं आपको पीएसयू बैंक के सवाल के जवाब में जो मैं दे रहा था कि क्रेडिट ग्रोथ अगर 13-14% होता है और ब्रॉड मैक्रोज जो हमारे इतने स्ट्रांग है वो चेंज नहीं होते हैं, तो फाइनेंशियल्स के अर्निंग में भी मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिखती है. तो ये जो हमारा 14% ग्रोथ का निफ्टी का अर्निंग्स का अनुमान है, मुझे नहीं लगता उसमें बहुत ज्यादा डाउन साइड है. यस, थोड़ा सा मल्टीपल जो निफ्टी को मिल रहा है आगे पीछे होने के चांसेस है, बिकॉज जो एक पॉलिटिकल प्रीमियम मिल रहा था इंडिया को स्टेबिलिटी का, सिंगल पार्टी मेजोरिटी का, हो सकता है वहां पे थोड़ा बहुत मॉडरेशन हो जाए, बट अर्निंग्स का इस पे मुझे कोई डायरेक्ट असर नहीं दिखता. अच्छा गौतम जी, मैं जस्ट अगर मैं एक इंस्टेंस रखूँ एक स्टॉक के प्राइस का, HPCL, मतलब इसका प्राइस 26 सितंबर 2023 को 251, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 600 रुपये का हाई और आज 480 पे ट्रेड कर रहा है. अभी जो आपने इस वर्डिक्ट की बात करी, जिस प्रकार का ये वर्डिक्ट है, और जो बात आपने कही कि अब बहुत नज़दीक में 3 स्टेट्स के इलेक्शन में है, क्या इस वक्त अभी तो देखिए, अभी एक चीज़ हमारे हक में है कि क्रूड प्राइसेस 77 की ट्रैजेक्टरी में, खुदा ना खास्ता ये 90 की 95 की ट्रैजेक्टरी होती है, दिक्कत और होती है. क्या HPCL, BPCL, IOC में अगर आप अच्छा पैसा बना के इस प्राइस पर भी बैठे हैं, समझदारी क्या कहती है, होल्ड करें या फिर थोड़ा सा एक्सपोजर घटा लें इसमें? हो जाएगा ये, बिकॉज अगर गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत पॉपुलिस्ट मेजर्स करने हैं तो सबसे आसान होता है कि आप जाके पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दो. तो वो देखना पड़ेगा. मुझे लगता नहीं कि गवर्नमेंट उस रास्ते पे जाएगी. इतना डायरेक्ट एंड ओवरटली एग्रेसिव पॉपुलिज्म वो अपनाएंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा. आपने सही बात की, क्रूड के दाम कम हुए हैं 88-90 से 78-82 के रेंज में आ चुके हैं और वैल्यूएशंस भी काफी सस्ते हैं. बट अभी जो एक पूरा एक सेंटिमेंट है वो कुछ दिन तक पीएसयू शेयर्स के लिए मुझे लगता है सबड्यूड रहेगा. तो अनलेस किसी का व्यू थोड़ा लंबा है, शॉर्ट टर्म के नजरिए से मुझे नहीं लगता है इन शेयरों में इमीडिएटली कुछ होगा. तो थोड़ा वेट कर सकते हैं. ऐसे कोई अर्जेंसी नहीं है इन सब शेयरों में कि आपको आज ही जाके खरीदना है. थोड़ा सा क्लैरिटी का वेट कीजिए गवर्नमेंट का. क्या पॉलिसीज वो अपनाते हैं, बजट में क्या स्टांस लेते हैं, क्या रवैया उनका बनता है अलग अलग चीजों को लेके, कैपेक्स, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, वेदर दे गो. बिकॉज पहली बार हुआ था कि इन इलेक्शन ईयर गवर्नमेंट ने फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन किया और अपना फिस्कल डेफिसिट कम किया. बहुत बड़ी बात होती है ये. जब प्राय गवर्नमेंट्स इलेक्शन ईयर में फिस्कल डेफिसिट वगैरह की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती है. तो ये गवर्नमेंट फिस्कली बहुत प्रूडेंट रहा है. तो वो देखना होगा अभी वो स्टांस कंटिन्यू होता है या नहीं. आइडियली वो कंटिन्यू होना चाहिए, बट जब तक बजट नहीं पेश होता है मुझे लगता है थोड़ा सा रुकने में बेहतर समझदारी है. ओके, मीनवाइल मेरे रेडार पर अब एक ही स्टॉक आ रहा है, यूनाइटेड स्पिरिट्स. कल के शानदार मूव के बाद आज असली मूव तो आज आया है 7% ऊपर. ये देखिए, ये कुछ ही स्टॉक्स हैं जिनमें छुपने की जगह है शायद. गौतम, ये क्या मार्केट यही प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूरीज जैसे स्टॉक्स में? अनुज, ज्यादा तो आप छुप नहीं पाओगे, बिकॉज जो आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है अलग अलग सेक्टर्स में, वहां तो आपको इम्पैक्ट लेना ही पड़ेगा. तो मार्जिनली आप कुछ ट्विक्स करते रह सकते हैं इधर से उधर, बट मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा आप कहीं पे छुपने के लिए पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा चेंजेस आप करेंगे. At the margin, thoda बहुत tweaks always happens. Maybe 4%, 5% of the portfolio you may shift from capex and industrials and real estate towards consumer, IT and pharma maybe. But beyond a point, उससे ज़्यादा आप, मुझे नहीं लगता कोई portfolio manager इतने बड़े changes इतने जल्दी कर पाएगा. सिर्फ बात इन स्टॉक्स की नहीं है. अगर आप मतलब लीवर देख लिया, FMCG इंडेक्स लेकर आइए एक बार जरा. FMCG इंडेक्स, ये क्या हो रहा है वीरू? ये बेसिकली एक तो छुपने की जगह है, एक जहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट है रिलेटिवली, ठीक है ना. जैसे एशियन पेंट्स फॉर एग्जांपल, अब उसका वैल्यूएशन अपने मीडियम से नीचे आ गया है. या फिर लीवर है, लीवर भी पिछले अपने हाई से काफ़ी करीब. पिछले 6 महीने मैंने बात ही नहीं करी इन स्टॉक्स की. कहाँ बात करी इन स्टॉक्स की? तो ये बेसिकली अब मार्केट उस चीज़ को प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है. अच्छा गौतम जी, अभी FMCG पे बात हुई और ऐसा ही प्राइस डैमेज IT में हुआ था. आप US में नेस्डैक की परफॉर्मेंस देखी और हमारे निफ्टी IT की परफॉर्मेंस देखी. इवन आई थिंक एक दिन पहले इस वर्डिक्ट से पहले
निफ्टी आईटी आई थिंक सितंबर 2013 के 23 के बाद सबसे लोवेस्ट ट्रजेक्टरी में था। आईटी पे अब क्या अप्रोच रखनी चाहिए इन कंपैरिजन टू, आई मीन, जो बाजार में अब हमारे साथ हो रहा है या फिर जो स्क्रीन पे हम रीड कर रहे हैं, बाजार कंप्लीटली लैच ऑन कर रहा है अपने आप को एफएमसीजी की तरफ, उसको ग्रैब कर रहा है। डिफेंसेस में ही आईटी पर, जहां पे प्राइस डैमेज पहले ही काफ़ी हो चुका है, अब आपका व्यू क्या है? नहीं, आईटी में थोड़ा सा बिजनेस को लेके भी, एक ग्रोथ को लेके भी कई सारे मैनेजमेंट्स ने ये क्वार्टर के कॉन कॉल में हाईलाइट किया था कि शायद फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा ऐसे पिकअप या सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट की उम्मीदें नहीं है। बट आईटी इज ऑल्सो डिफेंसिव, कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस है, फ्री कैश फ्लो जनरली 80 to 100% होता है प्रॉफिट का, पे आउट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, एवरेज 75-80% पे आउट्स होते हैं आईटी सेक्टर में, एटलीस्ट टॉप 5 आईटी कंपनीज में। जैसे कि अनुज अभी कह रहे थे, जो लार्ज कैप आईटी कंपनी है वो पिछले 2-3 साल से एकदम साइडवेज टाइप मूव उन्होंने दिया है। उन्होंने रैली में ऐसा कोई बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। मुझे याद नहीं, बट मेरे ख्याल से इन्फोसिस का जो आज का भाव है वो अक्टूबर 2021 के भाव से अभी भी शायद नीचे ही है। आप शायद कंफर्म कर सकते हैं। सो उस हिसाब से अगर देखें तो थोड़ा बहुत एक डिफेंसिव ट्रेड के हिसाब से आईटी भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, बिकॉज कंज्यूमर का जो इंडेक्स में वेट है वो 10% है, आईटी का लगभग अराउंड 12% है। तो जिसको भी कंज्यूमर महंगा लगता है वो शायद आईटी की तरफ जाएगा, जिसे लगता है कि कंज्यूमर और आईटी में ग्रोथ कम है बट फिर भी डिफेंसिव एलोकेशन चाहिए, वो हो सकता है फार्मा की तरफ जाएगा। सो ये 3 सेक्टर थोड़े से डिफेंसिव एलोकेशन के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और